हेलो डियर लर्नर, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज इस सेशन को शुरू करते हैं। तो घटना चक्र का जो हम लोगों ने ये सीरीज शुरू किया हूं, जो आपका पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का यह पहला यूनिट का दूसरा पार्ट है। एक पार्ट हम लोगों ने इस यूनिट का कंप्लीट कर लिए थे पिछले क्लास में। तो चलिए आज हम लोग इस यूनिट का जो दूसरा पार्ट है इसको देखते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग जानते हैं कि घटना चक्र आज के एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन तो काफ़ी सारे एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम लोग आज क्लास को शुरू करते हैं, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसके अंतर्गत आज इस यूनिट में हम लोग जो है जो ब्रिटिश शासन यानी कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन जो अधिनियम पारित किया गया था उसका क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान था, उन सारे प्रावधान को जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको देखेंगे। जो क्वेश्चन में किस तरह से पूछा गया है उस प्रावधान को, और किस तरह से आने वाले समय में भी पूछ सकता है उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि 1773 से लेकर के 1853 तक जो है कंपनी के तहत शासन हुआ था, और फिर 1858 से लेकर के 1947 तक ये क्राउन के तहत शासन हुआ था। क्राउन के अंतर्गत शासन हुआ था, ब्रिटिश ताज के अधीन शासन हुआ था। तो हम लोगों ने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया था पिछले वाली वीडियो में। इस पार्ट में हम लोग 1858 से लेकर 1947 तक के जो भी महत्वपूर्ण जो प्रावधान थे, एक्ट थे, उसको देखेंगे और उससे जो संबंधित क्वेश्चन पूछा है उसको देखेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ करके सही विकल्प को चुने। तो आपका जो पहला कथन है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन को आप लोग देखते जाइएगा जो इंग्लिश मीडियम से है। तो रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला आपका जो कथन है कि इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। दूसरा स्टेटमेंट है कि विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। और तीसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह के भेदभाव नहीं किया गया। इंग्लिश में भी आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए जो इंग्लिश मीडियम से एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ये स्टेटमेंट एक है, स्टेटमेंट एक गलत है, क्योंकि जो इस अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या जो है 6 किया गया था। पहले 5 हुआ करता था और बाद में जो पीडब्ल्यूडी उसमें जोड़ा गया था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को जोड़ा गया था, तो इसलिए ये संख्या 6 हो गई थी। वो भी जाके कब, ये आपको 1774, माफ कीजिएगा 1874 में। ठीक है, तो ये 6 हो गई थी, लेकिन ये 7 नहीं हुई थी। तो ये स्टेटमेंट आपका एक जो है स्टेटमेंट गलत है। अगर एक को आप लोग हटाइएगा तो स्टेटमेंट 2 और 3, स्टेटमेंट 2 और कौन सा स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। तो स्टेटमेंट एक को हटा दीजिए तो स्टेटमेंट 2 सही आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से हटा कर भी आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़ करके सही विकल्प चुने। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी क्वेश्चन को देखते चलिए। तो पहला है कि इसने 20 जून 1892 को लागू किया गया। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। और तीसरा स्टेटमेंट है कि सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो देखिए, अगर आप लोगों ने भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को पढ़ा होगा तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को गैस कर लिए होंगे, इसका आंसर को गैस कर लिए होंगे। तो देखिए
ये जो स्टेटमेंट है कि इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया, ये गलत है। 20 जून 1892 को जो है ये जो क्राउन का जो है उसका इस पे जो है दस्तखत हुआ था, यानी कि उसके द्वारा जो है इस एक्ट को मंजूरी दी गई थी। कब? 20 जून 1892 को। और ये लागू हुआ 3 फरवरी 1892 को ये एक्ट जो है जाकर के लागू हुआ, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। क्राउन का जो है हस्ताक्षर मिला था कब? 20 जून 1892 को, और 3 फरवरी 1800 माफ कीजिएगा 1892 होगा, 1892 यहाँ पे भी 1892 होगा को ये एक्ट लागू हुआ था। तो ये इसलिए स्टेटमेंट एक गलत है, तो ये इसको हटा दीजिए। इसमें कुल 16 ये माफ कीजिए, इसमें कहा है कि कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी, नहीं था। देखिए मैक्सिमम इसमें प्रावधान था कि जो लॉ मेकिंग सदस्यों की संख्या थी वो था मिनिमम 10 होना था, और मैक्सिमम जो है 16 होना था। ठीक है, 10 से लेकर 16 होना था, जिसमें कि आधे यानी कि लगभग 8 जो था, अगर मैक्सिमम की बात करें तो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या होनी थी। कितने? आधे जो है गैर सरकारी सदस्यों की संख्या होनी थी। इसलिए ये स्टेटमेंट में आपका क्या है? गलत है। 24 सदस्यों में से नहीं था, मैक्सिमम 16 ही हो सकता था। तीसरा स्टेटमेंट है कि सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तीसरा स्टेटमेंट भी ये गलत है, क्योंकि पहली बार जो है यहाँ पर बजट पर जो है चर्चा करने का प्रावधान 1892 के अधिनियम में किया गया था। हालांकि इसमें वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था, साथ ही साथ जो पूरक प्रश्न पूछने का यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का भी इसमें प्रावधान नहीं किया गया था। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो स्टेटमेंट 3 भी आपका गलत है, स्टेटमेंट 2 भी गलत है। तो इसलिए इसका आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। इस क्वेश्चन को मार्क कीजिएगा, इसका आंसर कोई नहीं है जो ऑप्शन इसमें दिया गया है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। इसलिए एक स्टेटमेंट जो आप लोग ई बना सकते हैं कि इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ये चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो बजट पर बहस करने की शक्ति जो है कब प्राप्त हुई थी? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है ये शक्ति दिया गया था। हालांकि इस पर वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था, यानी बजट को पास कराने के लिए जो वोटिंग होती है उसका अधिकार नहीं दिया गया था। ना ही सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी कि पूरा क्वेश्चन भी पूछ सकता था। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? Which of the following acts provided for the communal representation in British India? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये ऐसा अधिनियम था जिसने कि भारत में सांप्रदायिक डिवीजन का जो है एक बीज बोया था, और यहाँ से ही जो फ्रिक्शन शुरू हुआ, अंतरदेश का विभाजन भी हुआ था। इसलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है सबसे पहली जो है पहली बार मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा किया गया था। द मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के द्वारा किया गया था। इसमें जो है मुस्लिम सदस्यों के लिए अलग जो है निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था, यानी कि जो मुस्लिम सदस्य थे उनका निर्वाचन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा किया जाता था। और यही जो ऐसा प्रावधान था जिसके द्वारा जो है भारत में अगर देखिए कि जो हिंदू मुस्लिम का जो डिवीजन अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो यहाँ से या उससे पहले हालांकि शुरू हुआ था, लेकिन सरकार के स्तर पर इसको पूरी तरह से जो है एक तरह से कहिए कि लागू किया गया था कि मुस्लिम को अपने पक्ष में करने के लिए, ताकि वो जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स जो यहाँ पर जो चल रहा था
देश की आज़ादी की लड़ाई उसको कमज़ोर करने का ये प्रयास था कि ताकि मुस्लिम जो है इस मुहिम से अपने आप को अलग कर लें। ठीक है, इसीलिए ये इस तरह के जो प्रावधान इस एक्ट में किया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1919 का अधिनियम संबंधित था, तो द 1909 एक्ट वाज रिलेटेड टू, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट वोटिंग एरियाज। किसके लिए? तो ये मुस्लिम के लिए किया गया था प्रावधान। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ही लिया। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। जहां पर भी डिस्कशन का स्कोप है हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर जहां पे नहीं है जिसको ऑलरेडी डिस्कस किया है तो हम लोग ऑप्शन को देखते हुए निकल जाएंगे, बस ये देखते हुए कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो सकता है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस तरह की न्यायालय की बात की गई है? संघीय न्यायालय। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इस्टेब्लिश द फेडरल कोर्ट्स इन इंडिया? तो इस क्वेश्चन का आज जो राइट आंसर होगा, तो अगर ऑप्शन पहले देखिए तो है कि ऑप्शन है पहला कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी तरह की स्थापना के प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। किसमें किया गया था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसमें था। और इस एक्ट के तहत 1 अक्टूबर 1937 को जो है ये संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। तो किसमें ये प्रावधान था? तो ये था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों का अगला क्वेश्चन फिर वही है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो हम लोगों ने देख लिया कि ये 1937 में 1 अक्टूबर 1937 को ये जो है क्या हुआ था? एस्टैब्लिश्ड हो चुका था। चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में यहाँ पे पॉइंट देखिएगा कि केंद्र में पूछ रहा है कि द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? अंडर विच एक्ट वाज डायरकी एस्टैब्लिश्ड एट द सेंटर, यानी कि केंद्र में कब जो है डायरकी यानी कि द्वैध शासन लागू किया गया? तो द्वैध शासन के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसमें क्या था कि जो सब्जेक्ट्स था, जो विषय था जिस पे शासन होता था, उसको दो भागों में बांटा गया था। कुछ विषय ऐसा था, अगर हम लोग केंद्र की बात करें तो वो गवर्नर जनरल के काउंसिल के द्वारा, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल होता तो उसके द्वारा उसको गवर्न किया जाता यानी कि शासित किया जाता था। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसा था, विषय ऐसा था जिसको कि मंत्री परिषद, जो कि केंद्रीय विधान सभा के प्रति जिम्मेदार था, उसके द्वारा किया जाता था। इसीलिए उसको डायरकी कहा गया था, द्वैध शासन कहा गया था। अगर हम लोग इसका राइट आंसर देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो इसका ऑप्शन है कि 1919 का अधिनियम, तो ये गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1919, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ये राज्य में लागू किया गया था द्वैध शासन। कहाँ पे? राज्य में, यानी कि प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट था, जो प्रोविंस था, वहां पर ये लागू किया गया था 1919 के तहत द्वैध शासन। अगर हम लोग केंद्र की बात करें तो केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा केंद्र में ये शासन लागू हुआ था। और राज्य की में अगर बात की जाए तो वो 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम था उसके तहत लागू हुआ था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने
केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन देखा था उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है लैंग्वेज में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, फिर केंद्र का ही बात किया है कि केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ था, तो या किस ये अधिनियम के द्वारा लागू हुआ था। तो इसको याद रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ये लागू हुआ था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर द मेन फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो पहला स्टेटमेंट है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया कि प्रांत में जो है यानी कि प्रोविंस में जो है द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रोविंस में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो इसमें क्या था कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था उसको जो है दो भागों में बांटा गया था। कुछ पर जो शासन था वह जो गवर्नर था उसके कार्यकारिणी के द्वारा डायरेक्ट किया जाता था, और कुछ ऐसा सब्जेक्ट था, कुछ ऐसा विषय था जिसका कि शासन जो है जो मंत्री परिषद होता था, विधान परिषद के प्रति जिम्मेवार मंत्री परिषद होता था, उसके द्वारा किया जाता था। तो ये राज्य में लागू हुआ था 1919 में। ये स्टेटमेंट सही है। ये का दूसरा है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। तो ये क्वेश्चन माफ कीजिएगा, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स का ये जो है 1919 के जो अधिनियम था उसके द्वारा किया गया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कब किसके द्वारा किया गया था, तो 1909 के अधिनियम के पार्लियामेंटो सुधार के द्वारा ये किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गलत है। इसको हटाइए, ये भी हट जाएगा। 2 और बी और डी हट जाएगा। अब तीसरा स्टेटमेंट है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रांसफर ऑफ लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंस। ये स्टेटमेंट भी क्या है, राइट है, सही आंसर है। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10 का सी। 10 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 जो है स्टेटमेंट सही है। अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किससे निर्दिष्ट करता है। इन रिलेशन टू इंडियन हिस्ट्री व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू। मतलब डायरकी किसे कहा जाता है, किस चीज को इंगित करता है, किस चीज के बारे में बताता है, वो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था कि डायरकी क्या होता है। तो केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, ये गलत है स्टेटमेंट। द डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस, ये गलत है। 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी क्या है, गलत है। 2 शासक समूह, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में, ये भी गलत है। तो क्या था, प्रांतों में प्रायोजित विषयों का 2 प्रसर्गों में विभाजन। द डिवीजन ऑफ डेलीगेटेड सब्जेक्ट्स इन द प्रोविंस इनटू 2 कैटेगरीज। तो एक किसके हाथ में था, एक गवर्नर के हाथ में था। जो गवर्नर का जो कार्यकारिणी था यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसके द्वारा, और एक जो था मंत्री परिषद जो कि विधान परिषद के प्रति जिम्मेवार था, उसके द्वारा गवर्न किया जाता था। तो इसीलिए इसको डायरकी कहा गया था। क्या कहा गया था, डायरकी यानी कि द्वैध शासन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और
अंतरित यानी ट्रांसफर विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित विषय, यहाँ पूछ रहा है कि आरक्षित विषय यानी कि रिजर्व सब्जेक्ट्स कौन सा था, कौन सा था। तो ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि काफी अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया था और एग्जाम ये आईएएस के एग्जाम में पूछा है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन थोड़ा सा डीप ही होगा। अगर आप लोग जो है ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़े होंगे, ओल्ड एनसीईआरटी जो बिपिन चंद्रा का है, तो उसमें इस तरह के जो सारे जो है सब्जेक्ट उसमें दिया गया, क्लियरली दिया गया है, तो वहां से ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि पूछा गया है। तो अगर जो भी एनसीईआरटी को, ओल्ड एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से जवाब दे देंगे। हालांकि जो इधर जो और भी रेफरेंस बुक है उसमें इतने विस्तृत में ये चीज नहीं दी गई है। अब तो ये क्वेश्चन आने के बाद तो काफी सारे जो अपडेट हुआ है, लेकिन उससे पहले जो अब रेफरेंस बुक थे इतने डिटेल में सारी चीजें नहीं दी गई थी। तो देखिए इसमें क्या है कि आरक्षित विषय यानी कि रिजर्व सब्जेक्ट कौन कौन सा था। तो न्याय प्रशासन ये आता था आरक्षित विषय में, भू राजस्व ये भी आता था, पुलिस भी आता था, वित्त भी आता था, वित्त यानी कि फाइनेंस भी जो है आता था रिजर्व में, फाइनेंस यानी कि वित्त भी आता था। इसके अलावा सिंचाई भी आता था। अगर हम लोग स्थानीय स्वशासन की बात करें तो ये जो था ये ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में था, ट्रांसफर विषय था स्थानीय स्वशासन। उसी तरह से आपका शिक्षा जो था, शिक्षा हो गया। उसके बाद आपका जो है स्वास्थ्य, ये सब क्या था, ये था ट्रांसफर यानी कि अंतरित विषय के अंतर्गत ये आता था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। तो दो अगर हम लोग यहाँ से हटाते हैं स्थानीय स्वशासन, तो इसमें पूछा है कि आरक्षित पूछा है, तो दो निकल जाएगा, दो ये निकल जाएगा और दो निकाल दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस जो था क्या था, वो आरक्षित सब्जेक्ट हुआ करता था। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की थी। तो किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की थी। विच एक्ट एस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डायरकी इन प्रोविंस। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस कर लिया कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, 1919 का भारत सरकार अधिनियम था, इसके द्वारा जो है प्रांत में यानी कि प्रोविंशियल स्टेट स्तर पर जो है डबल गवर्नमेंट यानी कि डायरकी का शुरुआत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ये प्रावधान किया गया था। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। कौन? भारतीय विधान पालिका, भारतीय विधान पालिका। द इंडियन लेजिस्लेचर वाज फर्स्ट टाइम मेड बाय कैमरल, यानी कि दो सदन में बांटा गया था। और ये प्रावधान किस अधिनियम में था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय विधान पालिका को दो भागों में बांटा गया था। तो एक था उच्च सदन और दूसरा था निम्न सदन, यानी कि एक था आपका भारतीय विधान परिषद, उसको बोला जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता था, और भारतीय विधान परिषद एक बोला जाता था। ठीक है, तो दो भागों में इसको बांटा गया था और इस अधिनियम के तहत बांटा गया था, 1919 के अधिनियम के तहत। और जो इसमें जो चुनाव होता था तो उसमें आपका मैक्सिमम जो है यहाँ पर 60 सदस्य हुआ करता था और यहाँ पे 140 सदस्य हुआ करता था। निम्न सदन में 140 और उच्च सदन में 60 हुआ करता था। और अगर इसमें हम लोगों की बात करें कार्यकाल, तो 5 साल का कार्यकाल होता था। उच्च सदन में 5 साल का कार्यकाल होता था और जो निम्न सदन था केंद्रीय विधान सभा, उसमें जो है 3 वर्ष के लिए इसका चुनाव हुआ करता था। ऊपर में जो है ऊपरी सदन में 5 वर्ष के लिए और निम्न सदन में 3 वर्ष के लिए चुनाव हुआ करता था। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा।
तो इंडियन लेजिस्लेचर जो पहली बार बाइकैमरल बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर? तो हम लोगों ने अभी इसका डिस्कशन किया कि 1919 के एक्ट के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए, किसकी बात की गई है? सभी महिलाओं की बात की गई है। तो सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की स्तुति की गई। दूसरा स्टेटमेंट है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो पहला स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें, जो आपका जो पहला स्टेटमेंट है कि 1919 द Montagu Chelmsford reforms of 1919 recommended suffrage for all women over the age 21। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हालांकि पहली बार जो महिलाओं को वोटिंग का राइट 1919 के अधिनियम के द्वारा ही मिला था, लेकिन सभी महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं था। इवन जो सभी पुरुष को भी उस समय तक वोटिंग का राइट नहीं था। कुल मिलाकर के 10% के आसपास जो जनसंख्या थी, जो उसको ही वोटिंग का राइट था, वो भी शिक्षा और प्रॉपर्टी और भी कई और भी प्रावधान तो उसके तहत मिला हुआ था। ठीक है, तो सभी महिलाओं को इस तरह का वोटिंग का राइट का प्रावधान नहीं था। तो ये स्टेटमेंट आपका एक गलत है। ठीक है, 1919 की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में ये सभी महिलाओं को मताधिकार की स्तुति नहीं की गई थी। तो अब स्टेटमेंट एक आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो ये आंसर, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 प्रोवाइडेड फॉर रिजर्व सीट्स फॉर वोमेन इन लेजिस्लेचर। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसमें जो है महिलाओं के अलावा सिख और भी जो कम्युनिटी थे उसको रिजर्व सीट दिया गया था। ठीक है, दलितों के लिए भी रिजर्व सीट का प्रावधान किया गया था। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 1 गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्टेटमेंट 2 यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि पहली बार महिलाओं को जो वोटिंग राइट 1919 के अधिनियम के द्वारा ही मिला था, लेकिन वो सभी महिलाओं के लिए नहीं था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। और दूसरा है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। तो स्टेटमेंट क्या है कि with reference to the Indian civil services, which of the following statement is or are correct? The Government of India Act 1919 provided for a separate examination for Indian civil services to be held in India। कहाँ में? भारत में होने का ये प्रावधान किया गया था, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा है कि in 1941 the percentage of Indian in the Indian civil services was higher than that of European। तो अगर हम लोग इसका सही आंसर की बात करें तो देखिए स्टेटमेंट 1 जो है आपका, ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था। हालांकि उससे पहले 1854 में भी ये प्रावधान था कि जो आपका जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम था वो वहां से होना शुरू हुआ था। कब? 1855 से होना शुरू हुआ था, लेकिन उस समय तक ये एग्जाम जो है लंदन में हुआ करता था। पहली बार 1919 के अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था कि जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है वो इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी होगा। और पहली बार
1922 में इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि इलाहाबाद में इस एग्जाम का आयोजन किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा 1922 में पहली बार इलाहाबाद में इसका आयोजन किया गया था और उसके बाद फिर दिल्ली में भी ये एग्जाम आयोजित किया जाने लगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपका सही है। दूसरा है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। यह स्टेटमेंट भी सही है। तो कारण इसका ये है कि उस समय 1941 तक आते आते जो यूरोपियन था उन लोगों को ये आभास हो गया था कि अब ज्यादा दिन तक इस देश पर वो शासन नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका जो है सिविल सर्विसेज के प्रति मोह भंग होना शुरू हो गया था। और यहाँ तक आते आते 1930 के जो दशक का अंतिम भाग हम लोग अगर देखें तो वहां तक आते आते सिविल सर्विसेज में भारतीयों की संख्या जो है यूरोपियों से ज्यादा हो गया था। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एस्टैब्लिश द चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस विथ 120 मेंबर्स? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर को गैस कीजिए। थोड़ा सा देखिए, अगर इस क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसको नरेंद्र मंडल भी कहा जाता था, ठीक है, तो किया गया था। तो ये 1919 के अधिनियम के द्वारा ये किया गया था और इसका उद्घाटन जो है फरवरी 1921 में किया गया था। कब किया गया था? तो फरवरी 1921 में इसका जो है उद्घाटन किया गया था। ये एक्चुअल में क्या था कि जो समय के जो राजा रजवाड़े थे ना, उसको उसका सिंपैथी पाने के लिए, सिंपैथी उसका पाने के लिए, उसका सपोर्ट पाने के लिए जो है ब्रिटिश जो उस समय के राजा थे उसके द्वारा ये उद्घोषणा की गई थी। तो इसी के तहत ये 120 चैम्बर का जो है 120 मेंबर्स का ये चैम्बर यानी कि नरेंद्र मंडल का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था यूपीपीसीएस प्री 2023 में, तो इसको याद रखिएगा, एक्ट ऑफ 1990। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानसभा की निम्नलिखित में से कौन सा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत कौन सा किस किस वर्ष जो है कहां पर केंद्रीय विधानसभा का बात कर रहा है, केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ था? विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्शन टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज वर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, देखिए 1926 में जो इस अधिनियम के तहत चुनाव हुआ था और 1945 में इस अधिनियम के चुनाव हुआ था। 1937 में जो चुनाव हुआ था वो प्रांत में हुआ था, प्रोविंस में हुआ था, और वो 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांत में चुनाव हुआ था। कब? 1937 में। और केंद्रीय विधानसभा की अगर बात करें तो 1926 और 1945 का जो चुनाव हुआ था वह हुआ था 1919 के यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, अगर बी को हटा दीजिए तो बी बी हट जाएगा, तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ए और सी, यानी कि 1926 और 1945 में जो है 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसके तहत ये चुनाव हुआ था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इन विच ईयर वाज द लास्ट इलेक्शन टू द इंडियन लेजिस्लेचर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909? तो आप लोग अगर पॉलिटी को पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे कि अंतिम बार 1945-46 में जो है चुनाव हुआ था। तो 1945 का जो चुनाव था वह अंतिम चुनाव था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था इंडियन लेजिस्लेचर के लिए। किसके लिए? भारतीय विधायक
भारतीय विधायिका के लिए हुआ था। कब? 1945 में हुआ था अंतिम बार। उसके बाद जो 1947 में देश आजाद हुआ और आजाद भारत का प्रथम चुनाव 1951-52 में हुआ था। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, यानी कि किससे इन्फ्लुएंस है या इंस्पायर्ड है। तो किससे इंस्पायर्ड है, इस चीज को देखना है। द प्रेसिडेंट पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस इज इंस्पायर्ड बाय, ये किससे इंस्पायर्ड है। तो देखिए, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 ऑप्शन में है, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के अधिनियम में जो है इस तरह के प्रावधान जो है। हालांकि अगर आप लोग देखिएगा तो 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था, तो उसी में जो है सबसे पहले जो है गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस जारी करने का प्रावधान किया गया था, पावर दिया गया था, शक्ति दिया गया था। लेकिन हम पूछ रहा है कि इंस्पायर्ड था क्या प्रेसिडेंट का, जो जब आजाद देश को जब आजादी मिली, जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत तब प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। तो वो पूछ रहा है कि किस अधिनियम से इंस्पायर था यानी प्रेरित था, तो वह 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, उससे प्रेरित था। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एब्सोल्यूटिज्म। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत क्या था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एब्सोल्यूटिज्म क्या था। तो क्या था कि ये जो एक्ट था, जो अधिनियम था, इतना जटिल था, इतना उसमें प्रावधान किया गया था, काफी जटिल, काफी। तो इसीलिए इसको जो है कि कहा गया था, एक एक्ट था जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, तो उसको कहा गया था क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, यानी निरंकुश उसको कहा गया था, उसकी जटिलता और उसमें इतने सारे प्रावधान, इतनी लेंदी था, इसके वजह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत लागू किया गया था। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एब्सोल्यूटिज्म कब जो है लागू किया गया था, किस अधिनियम में था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ये जो है लागू किया गया था। ठीक है, हम लोगों का अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजनाओं पर आधारित है। तो क्वेश्चन है कि द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द स्कीम डिस्क्राइब व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। तो ये आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इसमें जो है जो ये आपका जो विषय था उसको 3 भागों में बांटा गया था। एक था आपका केंद्रीय विषय था, दूसरा था प्रांतीय यानी कि प्रोविंशियल था, प्रांतीय था, और तीसरा जो था कंकरेंट उसको बोल सकते हैं। तो एक था समवर्ती सूची, क्या था, समवर्ती सूची था, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और केंद्र ये था। और एक था रेसिजुअल पावर, यानी कि जो इन तीनों सूचियों में कहीं पे भी नहीं आता था वो पावर भी दिया गया था। तो वो दिया गया था किसको, वो दिया गया था जो गवर्नर जनरल था, उसको ये पावर दिया गया था, उसके अंतर्गत ये आता था। तो आपका जो
क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है जो विषय थे उसको 3 भागों में बांटा गया था। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। क्या नहीं थी? पूछ रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें से कौन सा ऐसा जो प्रावधान था वो 1935 के अधिनियम में नहीं था? तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो पहला है कि एक इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि ये प्रावधान इसमें किया गया था। दूसरा है कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किया गया था। ये गलत है। किसको किया गया था? जो अवशिष्ट विषय थे यानी कि जो रेसिडुअरी पावर था वो विषय था वो किसको दिया गया था? तो वो गवर्नर जनरल को दिया गया था। इसलिए आपका जो बी नंबर का जो स्टेटमेंट है ये क्या है? गलत है। अगर तीसरा स्टेटमेंट की बात करें कि यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो ये स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पर प्रावधान ये किया गया था कि उस जो प्रोविंस के स्तर पर द्वैत शासन था, प्रांतीय द्वैत शासन को खत्म करके ये आपको जो है स्वायत्तता की जो है शुरुआत किया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किया गया था। किसकी शुरुआत किया गया था? तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत किया गया था। ये स्टेटमेंट सही है। तो आपका जो डी नंबर का जो स्टेटमेंट है किसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि इट एबोलिश द सिस्टम ऑफ डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल। प्रोविंशियल लेवल पे इसको ने खत्म कर दिया था। इसके जगह पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की गई थी और इसके जगह पर सेंटर में जो है द्वैत शासन यानी कि डायरकी लागू किया गया था। ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। तो आपका जो स्टेटमेंट डी है वो क्या है? सही है। इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से इसमें से कौन सही नहीं है? तो हम लोगों का एक ही ऑप्शन नंबर बी है जो कि सही नहीं है, क्योंकि जो रेसिजुअल पावर था, सब्जेक्ट था, वो जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को नहीं दे करके गवर्नर जनरल को दिया गया था। गवर्नर जनरल के पास दिया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया। तो हम लोगों ने इसका भी आंसर देख लिया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। फिर है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो संघीय व्यवस्था अभी हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। तो 1935 के एक्ट में जो है फेडरल सिस्टम और डायरकी कहाँ पे? सेंटर के लेवल पे लागू किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। 1935 के अधिनियम में ये प्रावधान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा था कि अलग अलग तरह से क्वेश्चन अलग अलग ईयर में पूछा है। कंसेप्ट सेम है और सेम जो है फैक्ट्स पे जो है बेसिस बेस्ड है। तो इसलिए हम लोग उस पर जल्दी डिस्कशन नहीं करेंगे और जल्दी से देखते हुए निकल जाएंगे। तो कब किया गया था? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रयास किया गया था 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। हालांकि ये जो है लागू नहीं हो सका था। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रावधान था उसके तहत आपका जो ब्रिटिश प्रोविंस था, उसके अलावा जो चीफ कमिश्नर का प्रोविंस था और जो राजा और रजवाड़े था उसको भी शामिल होना था। तो राजा रजवाड़े जो था उसने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। इसके वजह से ये कभी लागू हुआ ही नहीं, कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये
प्रावधान किया गया था अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब लोगों का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी। तो सिर्फ उसी क्वेश्चन को फिर रिपीट किया है अलग तरह से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अब अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। द टू होम वर द रेसिजुअरी पावर ग्रांटेड इन द यूनियन एस्टैब्लिश्ड बाय 1935। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो ये किसको दिया गया था, तो गवर्नर जनरल को रेसिजुअरी पावर दिया गया था। रेसिजुअरी पावर यानी कि अवशेष शक्ति जो था गवर्नर जनरल को दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंप्राइजिंग ब्रिटिश इंडियन एंड प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। दूसरा है कि रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था। रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ साइड इसको मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहला जो प्रावधान था कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन, अगर वर्डिंग की हम लोग बात करें तो ऑल इंडिया फेडरेशन की बात जो है किया गया था। ठीक है, और ये जो आपका जो दूसरा ऑप्शन है कि डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर, तो ये गलत है। हालांकि टेक्निकली अगर देखें तो ये सही है, लेकिन अगर फैक्ट के बेसिस पे देखें डायरेक्ट तो ये क्वेश्चन ये गलत है, क्योंकि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जो है रखा गया था किसके अंतर्गत, तो वो जो है ये पावर दिया गया था आपको, किसको, ये दिया गया था गवर्नर जनरल काउंसिल को। किसको दिया गया था, तो ये गवर्नर जनरल काउंसिल को दिया गया था। तो इसका अगर हम लोग सही आंसर की बात करें तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो ओनली वन इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। द फेडरल सिस्टम प्रपोज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज, वो क्या था। तो एक आपका जो ऑप्शन है कि अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन, भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये है कि ऑल इंडिया फेडरेशन, लगता है सिमिलर। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया, इंडियन कॉन्फेडरेशन। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो वो था भारत संघ। भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है नाम दिया गया था। क्या दिया गया था, फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम दिया गया था, भारत संघ दिया गया था, न कि अखिल भारतीय संघ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि ये जो एमपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया तो एमपी पीसीएस के द्वारा इसका आंसर ए माना गया है, लेकिन अगर फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट्स यही है कि ये फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी वैसे सही आंसर होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है। तो क्या है विशेषता, नहीं पूछ रहा है इस बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो है कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया गया था। ये बिल्कुल सही बात है कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी का पुनर्गठन यानी किया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता, इसकी भी शुरुआत की गई थी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। 1935 का अधिनियम का मूल्यांकन और भारत के संघ का प्रस्ताव, तो भारत संघ का प्रस्ताव तो था ही, ये भी राइट आंसर है। 1935 का अधिनियम का मूल्यांकन का प्रावधान नहीं किया गया था। एवोल्यूशन ऑफ द 1935 एक्ट, यानी कि इस एक्ट का ही मूल्यांकन करने की बात नहीं किया गया था, तो इसलिए इसका जो गलत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो राइट आंसर
अगर स्टेटमेंट सी जो है क्या है आपका गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया वह महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट an important and permanent element adopted in the Government of India Act 1935। तो क्या था कि देश के लिए लिखित संविधान, इसकी बात नहीं की गई थी, देश के लिए लिखित संविधान की बात नहीं की गई थी, तो इसका यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया की बात नहीं की गई थी, किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि एक संघ की योजना पर विचार ये था विधानमंडल के लिए एक सरकारी सदस्यों का समावेशित नॉमिनेट किया जाना, ये सब था, लेकिन देश के लिए लिखित संविधान की बात इसमें नहीं किया गया था। चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन ये रहा कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? Why is the Government of India Act of 1935 is important? क्यों महत्व है? क्योंकि हमारा जो संविधान है, जो आजादी के बाद जो हमारे जो संविधान लागू हुआ, तो उसका जो अगर मूल ढांचा की बात करें तो कहीं ना कहीं ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से पूरी तरह से जो है क्या इंस्पायर्ड है, प्रभावित है। इसीलिए जो है जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा में काफी बार ये डिबेट हुआ कि कहीं हम लोग तो जो है कार्बन कॉपी तो नहीं कर रहे हैं 1935 का जो ये जो अधिनियम है इसका। तो उस पर जो है जो संविधान सभा का जो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष था B.R. अम्बेडकर साहब, तो उनका कहना था, बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था कि नहीं, जो अच्छे प्रावधान है सिर्फ हम लोगों ने उस प्रावधान को भारतीय संविधान में लिया है और जो अच्छे प्रावधान नहीं है उसको इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए आपका जो ये स्टेटमेंट है कि इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ये बिल्कुल सही बात है। काफी सारे जो प्रावधान है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदस्य विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? Which of the following acts transferred Bihar's unicameral legislature into a bicameral? The Bihar Legislature Assembly and the Bihar Legislative Council। तो देखिए पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है प्रोविंस स्तर पर जो है दो सदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। हालांकि ये सभी स्टेट में नहीं था, यानी सभी प्रोविंस में नहीं था, सभी जो है राज्य में नहीं लागू किया गया था। सिर्फ 6 जो प्रोविंस था वहां लागू किया गया। तो ये 6 कौन था? तो आपका बंगाल था, मद्रास था, बम्बई था, उसके अलावा आपका संयुक्त प्रांत था, बिहार था और एक तीसरा असम था, असम। तो ये 3 जो है ऐसा प्रोविंस था जहां पर कि ये बाइकेमरल व्यवस्था किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, इस फैक्ट्स को। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार में जो है पहली बार बाइकेमरल यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? Which of the following acts led to the separation of Burma from India? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये। तो इस तरह से हम लोगों ने पार्ट 2
जो आपका यूनिट पहला है घटना चक्र का, जो पॉलिटी का, भारतीय राज व्यवस्था का, उसको कंप्लीट कर लिया। इसमें हम लोगों के पास जो 2025 का ये संस्करण था, इसमें टोटल जो है आप लोगों को पार्ट 2 में 36 क्वेश्चन दिया गया था, और पहला जो पार्ट था उसमें 8 क्वेश्चन दिया गया। तो इस तरह से 36 और 8 हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। हम लोग अगले वीडियो में अगर जो मिलेंगे, माफ कीजिएगा, तो हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर किसी और घटना चक्र का सब्जेक्ट या इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर। अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।